वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे, जो आपका होमगार्ड का साथ ही साथ बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है मार्च महीना में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का सिलेबस सेम है फ्रेंड्स, इसलिए होमगार्ड का जो एग्जाम देने वाला है वो भी देखें और जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम देने वाला है फ्रेंड्स वो भी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको तैयारी करवाई जा रही है फ्रेंड्स। अभी होमगार्ड का एग्जाम 24 को है फ्रेंड्स, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग दोनों लोग देखें। और इसी तरह से फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू आपको बिहार पुलिस का भी तैयारी इसी चैनल पे कराती जाएगी फ्रेंड्स। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दिए फ्रेंड्स, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपका मास्टर वीडियो का पीडीएफ वगैरह जो रहेगा मैं उस पर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, जहाँ पर आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो देखिए अ, स, कु ये सभी है जो उपसर्ग है। ता है जो क्या है फ्रेंड्स? ता है जो प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ता, ठीक है। प्रत्यय जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग है जो पहले लगता है। तो पहला नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका डी। ता है जो क्या है? उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। दूसरा है फ्रेंड्स, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, शिक्षक में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये हो जाएगा अख है, शिक्षक, यानी अख प्रत्यय आपका शिक्षक में है। अगला सवाल को देखिए, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? संख्या बोधक हो रहा है। तो बार बार मैंने बताया कि संख्या बोधक होगा तो क्या हो जाएगा? दिग्गु समास का उदाहरण हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिग्गु समास हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि सूरज किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? तो देखिए अंशुमाली मतलब सूरज होता है, आदित्य मतलब भी सूरज, भास्कर मतलब सूरज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का है जो पर्यायवाची शब्द है सूरज। तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो 5 का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य का अनऐश्वर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला शब्द है फ्रेंड्स की सार्वजनिक विशेषण। सार्वजनिक विशेषण है जो हमेशा क्या होता है? संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि भूतकाल के कितने भेद हैं? ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो देखिए मुख्य रूप से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से अगर जो देखा जाए तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? जैसे सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु भूत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही 6 होते हैं। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो ईर्ष्या किस तरह से लिखा जाएगा? 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस तरह से ईर्ष्या लिखा जाता है। सवाल नंबर 9 को देखें, ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे आस्तिक कहते हैं। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो नहीं विश्वास करता वो नास्तिक हो जाएगा, विश्वास करने वाला को आस्तिक कहते हैं। अगला फ्रेंड्स, निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सवाल नंबर 10 का क्या होगा? निजोड़ आधार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कौन सा संधि है फ्रेंड्स? तो विसर्ग संधि है। देखिए इसका पहचानने का विसर्ग का चिन्ह आता है, तो आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पूछा भी जाए कि निराधार में कौन सा संधि, तो इसको आप संधि विच्छेद करिएगा तो निजोड़ आधार होता है, तो इससे भी आप संधि पकड़ सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, हिंदी से खत्म हो गया। अब इंग्लिश का पार्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश का पार्ट है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। वॉच का क्या होगा? वॉच का अंतिम में सी एच लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो ई एस लग जाएगा ना। 11 का सिंपल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई एस लगेगा, वॉचेज हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल को देखें कि चूज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, इसमें से करेक्ट वर्ड इसमें से कौन है? चुनना है, स्पेलिंग किसका सही है तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सवाल नंबर जो आपका 12 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से एकोमेंडेशन, ठीक है, एकोमेंडेशन इस तरह से आपको लिखा जाता है। एकोमेंडेशन किस तरह से लिखा जाता है? तो आपका इस तरह से लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, सवाल नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ACCOAAM। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बाकी में इसमें सिंगल सी है, इसमें भी देखिए सिंगल सी है, इसमें डबल सी है, तो डबल एम सिंगल है। तो याद रखिएगा इसमें डबल सी है और डबल एम है, इस तरह से आपको लिखा जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। एकोमेंडेशन किस तरह से लिखा जाता है? तो इस तरह से। अगला सवाल को लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। इसमें क्या भरेगा कंजक्शन? मेक हे व्हाइल द सन साइंस, और यहाँ पर व्हाइल भरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेक हे व्हाइल द सन साइंस।
चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। ठीक है, बॉदर, बॉदर का है जो पूछा जा रहा है, क्या एडजेक्टिव पूछा जा रहा था। बॉदर मतलब क्या होता है, परेशानी होता है फ्रेंड्स। तो बॉदर सब मतलब क्या होता है, बेचैनी होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो एडजेक्टिव बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बॉदर से क्या होता है, परेशानी, परेशानी से क्या, बेचैनी इसका बनेगा फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बॉदर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो बॉदर सम हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, इसमें से गलत कौन है चुनना है। तो यू कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पर देखिए गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एस जो लगा हुआ, जो यू वांट इन दिस बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 का जो आंसर की मैं राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, यानी कि ये पार्ट में आपका मिस्टेक है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनना है। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी, इफ सी, तो यहाँ एज लगा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी वर माई वाइफ, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल चुनना है फ्रेंड्स, तो स्विच ऑन द लाइट, देखिए अक्सर बोलते हैं फ्रेंड्स स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट। अब यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल भराएगा, द हो जाएगा 17 का। 17 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, यहाँ पर क्या भराएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको जरूर आप याद रखिएगा। कह रहा है खाली स्थान ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। तो देखिए जो हाथियों की झुंड होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, तो हर्ड कहते हैं। ठीक है, तो हाथी का झुंड के लिए क्या प्रयोग होगा, हर्ड। और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लायन। लेकिन अगर रहेगा फ्रेंड्स आपका सीप, ठीक है, सीपों का जो झुंड होता है, भेड़ का जो झुंड होता है, उसे फ्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखें, यही दोनों बार बार पूछा जाता है। तो हाथियों का झुंड को क्या कहता है, हर्ड कहा जाता है, यहाँ आ जाएगा। और हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक, और शिप का जो झुंड होता है उसको क्या कहता है, तो ए फेलोसी की फ्लॉक का उसे कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन चुनने के लिए करा सी वाज रिमूव्ड। ठीक है, 19 का, तो सी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, और यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन भरा जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। ठीक है, ये फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो क्या फ्रेंड्स ऑप्शंस है, ऑप्शंस चॉइस। तो ऑप्शन चॉइस मतलब क्या होता है, इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा विकल्प हो गया। ठीक है, कोई विकल्प, एक ही रास्ता होता है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है एक ही विकल्प या एक ही रास्ता होता है। तो इसका हो जाएगा आपका नो चॉइस एट ऑल बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथ का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद में जो अगला वीडियो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका मैथ का सॉल्यूशन वाला रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैथ का 10 प्रश्न इसको हम छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद में जीके जीएस का और सामान्य विज्ञान का करते हैं, उसके बाद में मैथ का सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए मैथ से आपका फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कितना 8 से 10 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी फ्रेंड्स आप जो जनरल घर पे कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, उससे भी काम चलेगा। फिर भी जो प्रैक्टिस सेट में मैथ आ रहा है फ्रेंड्स उस लेवल का, जो मैथ तो हूबहू आपको आएगा नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा फ्रेंड्स, तो आप उसको भी अच्छा से हल कर सकते हैं। तो आप लोग मैथ पर भी एक प्रैक्टिस सेट घर पे जो बनता है देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सोल्यूशन है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आपको विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स, तो आपको जीके जीएस पे, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस से ही आपको ज़्यादा प्रश्न रहेगा। हिंदी से 10 प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, तो उसका मैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उसी टाइप से हिंदी पूछा जाएगा। तो आपको फोकस करना है जीके जीएस पे फ्रेंड्स, और ज़्यादा फोकस इस पर करना है, बाकी हिंदी पर भी करना है, अंग्रेजी सभी पर करना है, लेकिन ज़्यादा आपको जीके जीएस पे, क्योंकि ज़्यादा सवाल आपको जीके जीएस से आएगा। चलिए अब ये देखते हैं सवाल नंबर 36, थोड़ा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आप लोग फुल स्क्रीन में देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको अच्छा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, बड़ा बड़ा 36 है फ्रेंड्स। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जूते हुए से गेस करते चलेगा आप लोग, इससे आपका रिवीजन होगा। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें आप लोग। जूते हुए खेत का साज कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 37, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? 36 का क्या होगा राइट आंसर, 37 का सॉरी। तो सभी को पता है फ्रेंड्स संगीत वाला वेद का साम वेद, स से शाम और स से संगीत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला कौन सा वेद है फ्रेंड्स? आपका तो अथर्ववेद है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना भूत मूंगा ये सब के बारे में जानकारी मिलता है, इससे संबंधित है। आयुर्वेद है, गद्य और पद्य दोनों में है, ये भी याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो धम्म का प्रतिपादन किसने किया था? गेस करें। अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखिए, सवाल नंबर 39 को देखिए कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 39 का क्या दोनों भाई ने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? याद रखिए फ्रेंड्स, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? अष्टप्रधान की संज्ञा किस मंत्रिपरिषद को दिया गया था फ्रेंड्स, किस शासक की? तो सवाल नंबर आपका जो 40 है, इसका राइट आंसर होगा आपका शिवाजी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलिए, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन हो जाएंगे आपको? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किए थे फ्रेंड्स? तो 1875 में आपको आर्य समाज की स्थापना किया था फ्रेंड्स। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे फ्रेंड्स। तो सब ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने एक और किताब लिखा था जो पूछता है फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक अगर पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? सभी जानते होंगे इसका, गेस करें फटाफट। तो 1904 ईस्वी में किसने किया था? गेस करें। तो बी डी सावरकर ने किया था। 42 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब किए थे? 1904 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका गेस करें फ्रेंड्स। देखिए इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या आंसर दें। तो इसमें देखिए रास बिहारी बोस भी दिया हुआ है, मोहन सिंह भी दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और निरंजन सिंह गिल भी दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस भी दिया हुआ है। सभी हैं जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए कहने का मतलब है कि जो आजाद हिंद फौज का गठन का जो सर्वप्रथम विचार जो लाया था फ्रेंड्स, ठीक है, इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह लाया था। तो इसमें आंसर की में तो आपका मोहन सिंह दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसके जो स्थापना हुआ था, तो इसके स्थापना में आपको जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल तीनों का बहुत बड़ी भूमिका रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। बात इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो जापान में सभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। 1942 में हुआ था आजाद हिंद फौज की स्थापना। इसका विचार सर्वप्रथम किसने लाया था? तो मोहन सिंह लाया था, ठीक, कैप्टन मोहन सिंह ने। लेकिन इसका स्थापना में ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान था। बाद में क्या है फ्रेंड्स, आपका 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का कमान किसे सौंप दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। तो अब मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर जो पूछा इस तरह से दे ऑप्शन में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो विचार जो सबसे पहले क्यों लाया था फ्रेंड्स? तो मोहन सिंह ने लाया था। लेकिन स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका थी रास बिहारी बोस की और निरंजन सिंह गिल की भी थी, ठीक है, तीनों की थी। तो इसका जो आंसर की दिया ये दिया फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से सही दिया है, क्योंकि सबसे प्रथम विचार यही लाया था। बाद में 1943 ईस्वी में किसे कमान सौंपा गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को। सवाल नंबर 44 को देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? 46 में आया था। सवाल नंबर 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। सवाल नंबर 45 देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या है कि जल्दी जल्दी पढ़ते समय ध्यान नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो लिखा कुछ रहता है, मैं पढ़ जाता हूँ कुछ, और कहीं कहीं पर क्या होता है फ्रेंड्स, टिक करना रहता है, बोलता सही हूँ लेकिन टिक गलती से कोई दूसरा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग कॉमेंट करके बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय लगा दिया तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लेकिन ऐसे पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर भारतीय लगा दिया तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, बता चुका हूँ, वास्को डी गामा भारत कब आया था, कब खोज किया था? 1498 ईस्वी में। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। सवाल नंबर 47 आपका कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 47 का तो देखिए, विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी है जो आपको मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। 47 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? तो ये भी आपका
यही दिया था किसने, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। दोनों याद रखिए फ्रेंड्स, दो सवाल इसी से संबंधित दे दिया है आपका कि विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला है फ्रेंड्स आपका सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी जानते होंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, रूसो है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहीं देगा फ्रेंड्स, अब यहाँ सामाजिक संविदा दे दिया है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब क्या होता है, संविदा होता है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में ही लिखा रहेगा और कहीं पर दे देगा आपको सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही हुआ फ्रेंड्स, इसका हिंदी है तो इसका रूसो हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, अक्टूबर की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। तो बहुत बार इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है फ्रेंड्स कि जो आपका 1917 ईस्वी में अक्टूबर में जो वहाँ क्रांति हुई थी, रूस में हुई थी, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जिसे कहा जाता है। देखिए किस तरह से भी प्रश्न पूछा है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से कौन जाता है अक्टूबर की बोल्शेविक क्रांति से, तो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी, इसके नेता कौन थे, बताए थे लेनिन थे। लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में थे फ्रेंड्स। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और रूस के राजा को, शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। वो बहुत ही निरंकुश था, ठीक है। तो चलिए हो गया फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 51 को देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों सही क्रम। तो इसका तो मैं ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, एक सेंटेंस बताया था। अगर मेरा वीडियो पहले से देखते होंगे फ्रेंड्स तो आप बता सकते हैं। तो इसका गेस करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 51 का, ठीक है। तो जहाँ ट्रिक बैठता है फ्रेंड्स वहाँ ट्रिकली मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, और आपको मास्टर वीडियो में बहुत सा प्रश्न को ट्रिकली मैं बताऊँगा जो आपको एक बार में याद हो जाए। तो यहाँ पहले बताएं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन है, तो आप लोग गेस कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए राइट आंसर आप लोग मिला लिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, ये सेंटेंस बताया था मैंने। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या है, सूर्य है, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या फ्रेंड्स, सूर्य है। ये सूर्य भगवान है या सूर्य सन, सूर्य का एक तारा है। तारे पे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और ये जो सूर्य पे है जो फ्रेंड्स 71% हाइड्रोजन है, ठीक है। करीब आपका 26.5% क्या है आपका हीलियम है। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है। सूर्य पे फंक्शन क्या होता है, तो आपको नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य पे किस गैस की प्रधानता होती है, तो हाइड्रोजन की। कितना होता है, तो 71%। हीलियम कितना होता है, तो आपका 26.5% होता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किसी को नहीं पता है फ्रेंड्स, घुमा करके प्रश्न पूछ देता है। तो यहाँ पर ये सूर्य हो गया फ्रेंड्स, सूर्य से बढ़ते हुए। तो एक सेंटेंस मैं बताया था कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस बना ली, एक कभी नहीं भूलिएगा आप दूरी के हिसाब से। देखिए बैठ जाता है या नहीं बैठता है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। उसके बाद में आ जाएगा फिर कौन सा, बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद वरुण। ध्यान रखिएगा ये क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध हुआ, दूसरा स्थान पर शुक्र हुआ, और तीसरा स्थान पर आपका सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आता है, चौथा पे मंगल आता है, पांचवा पर बृहस्पति आता है, छठा पे शनि आता है, और सातवां पे अरुण, और आठवां पे वरुण आता है। तो अब मेरे ख्याल से याद होगा फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। मंगल है यानी अच्छा है, कम, मंगल मतलब क्या होता है, भला होता है। तो इस तरह से याद रख लें कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, अच्छा है ठीक है। अब जब 4 आ जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद में बृहस्पति भगवान को ले लीजिएगा पांचवा में, ठीक है। अब बृहस्पति भगवान आएंगे तो लगे में कल स्किन को ले लीजिएगा, शनि भगवान को ले लीजिएगा। अब शनि भगवान हो जाए, उसके बाद में अरुण भैया और वरुण भैया, ठीक है। उसका भी है फ्रेंड्स कि अरुण भैया और वरुण, यानी अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, लेटा ग्रह कहते हैं। अरुण भैया जो बहुत सुस्त हैं, ये लेटे हुए रहते हैं। अब वरुण भैया जो क्या करते हैं, हरा शर्ट पहनते हैं, ठीक है। क्या पहनते हैं, हरा शर्ट पहनते हैं। तो वरुण को हरा ग्रह कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर अब इससे प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स दूरी के हिसाब से तो आप नहीं भूलाइएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद अरुण और उसके वरुण। ये सूर्य के दूरी के हिसाब से हो गया, ठीक फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए आवाज़ खांसी बार बार आ रही है, लेकिन एग्जाम आप लोग के नज़दीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊं। यही एक उपाय है फ्रेंड्स अच्छी तैयारी कराने के लिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। 52 का गेस करें फटाफट। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है फ्रेंड्स आपको कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है ना। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इक्वाडोर। इक्वेडोर में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है जल धारा है तो इसका प्रकृति दिया है, यानी किस तरह का है। तो लैब्राडोर ठंडा है, इसमें सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो लैब्राडोर ठंडा बिल्कुल सही, याद करते चलिएगा। अंगुलाहास ये गर्म धारा है, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। लैब्राडोर ठंडा है और अंगुलहास गर्म है।
क्यूरोसियो, ये भी गर्म है, सही है। गल्फ स्ट्रीम ठंड, ये गलत है फ्रेंड्स। ये तो ट्रिक से मैं याद रखता हूँ, आप लोग को भी याद ट्रिक से याद करवा देता हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम, ग से गल्फ, ग से क्या हो जाता है, गर्म होता है। आप कभी भूलिएगा गल्फ स्ट्रीम आएगा तो यही देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है आपसे कि इसमें से कौन है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए मैं कैसे पकड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ट्रिकली ये आंख मूंद करके भी मार सकता हूँ कि गल्फ स्ट्रीम, ग से गल्फ, ग से क्या होता है, गर्म, यानी कि गर्म जलधारा, यहाँ दिया ठंडी, तो गलत हो गया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तुक्का भिड़ा के पढ़ते चले फ्रेंड्स, एक दिन में तैयारी नहीं होती है, इसी तरह से करते चलिएगा तो माइंड में आपका जीके जीएस संग्रह होते रहेगा फ्रेंड्स। एक दिन ऐसा लेवल बनेगा कि कोई भी एग्जाम बैठिए, कैसा प्रैक्टिस सेट देखिए फ्रेंड्स, आप उसमें अच्छा स्कोरिंग करेगा, 70+ 80+ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी रखिएगा तभी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 54 को देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस विद्यमान है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा 78% कौन सा है, फिर भी बताता है रिवीजन के लिए। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है, 0.03% है। उसके बाद में आर्गन कितना पड़ता है परसेंट, तो 0.93 होता है, ठीक है। अगर जो पूछा जाए आपको कि वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन है, इसका जवाब आप हम लोग जो कमेंट करके फटाफट बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में वायुमंडल में विद्यमान सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन है, तो अक्रिय गैस के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 6 है टोटल, ठीक है। आप लोग को पहले बता दिया था फ्रेंड्स, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ठीक है, ये सब बता दिया था। तो टोटल संख्या कितना, 6 है। तो 6 गैसों में कौन सा गैस है ऐसा है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, इसका जवाब आपको हमको बताना है। अच्छा, अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, ठीक है। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, या तो उसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं पूछ देगा आपको कि वायुमंडल में कौन सा नोबेल गैस अधिक पाया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना है। वायुमंडल में कौन सा उत्कृष्ट गैस सबसे पाया जाता है, यानी उत्कृष्ट कर रहा है या नोबेल कर रहा है, तो किसके बारे में कर रहा है फ्रेंड्स, तो अक्रिय गैस के बारे में कर रहा है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो हमें बताइएगा फ्रेंड्स, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस, नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कौन है, तो ये जरूर बताइएगा। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोनों को कनेक्ट करके रखें फ्रेंड्स, तो याद रहता है, क्योंकि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल गैस 6 है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन है। जहाजी नहर अगर जो बोला जाए फ्रेंड्स, तो आपका सुएज नहर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जहाज यहाँ चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56 आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, तो आपका कितना है, करीब आपका 44,807 इतना किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तो कनाडा में पड़ता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 57 को देखिए, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए इसका सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोबार कहता है। तो सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो आइसोबार कहलाती है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे क्या EEZ का विस्तार है, कहाँ है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो 200 समुद्री मील तक है, ठीक है। कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ का विस्तार कितना है, तो 200 समुद्री मील तक है। कितना, 200 समुद्री मील तक है ये। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 59 नंबर सवाल है, असम हिमालय का विस्तार कहाँ है। तो देखिए तीस्ता नदी ऑप्शन में कहीं दिया है फ्रेंड्स, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में आपका असम हिमालय पड़ता है, उधर ब्रह्मपुत्र भी पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 59 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बताएं आप लोग, गेस करें फटाफट, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको बताना है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका क्या, सवाल नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। क्या, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसको फ्रेंड्स आपको क्या कहा, त्र्यंकेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है। त्र्यंकेश्वर ब्रह्मगिरी पहाड़ी पूरा नाम हुआ, तो कहीं पर त्र्यंकेश्वर दिया रहेगा तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है। गोदावरी नदी को उद्गम स्थान दे देगा तो कहीं दे देगा आपको फ्रेंड्स त्र्यंकेश्वर, ठीक है। त्र्यंकेश्वर ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से
आपको ये गोदावरी नदी निकलती है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी याद रखिए, या तंकेश्वर ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगला है फ्रेंड्स लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, लोनार झील 61 का ये हो गया। चलिए सवाल नंबर 62 को देखिए। सवाल नंबर 62 आपका है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे अधिक तो आपका मध्य प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है फ्रेंड्स, आपका राजस्थान हरियाणा में है। सॉरी, अगर पूछा जाए किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना आपका है उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, बिहार। ठीक है, आपका ये पार्क दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। 63 का गेस करिए फटाफट फ्रेंड्स, आप लोग सुमेलित करिए। नहीं है, सॉरी, प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है? इसमें से 3 है जो सुमेलित है और 1 है जो सुमेलित नहीं है 63 का। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क सही है, असम में मानस सही है, आपका कर्नाटक कहाँ पड़ता है, तो बांदीपुर में ये भी सही है। डालमा है जो बिहार में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, डालमा है जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है, जो आपका बिहार में नहीं है। तो ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, अब इसका जवाब हमें आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क है, असम में मानस है, कर्नाटक में बांदीपुर है, और ये डोलमा है जो सुमेलित नहीं है। तो डोलमा जब बिहार में नहीं है फ्रेंड्स, तो कहाँ पड़ता है? ठीक है, इसका जवाब हमें आपको कमेंट करके बताना है। 2 सवाल मैंने आज पूछा है फ्रेंड्स। एक सवाल पूछा है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, और आपका डालमा वन्य जीव अभयारण्य है जो कहाँ पड़ता है। 2 सवाल, दोनों का सब जवाब हमें कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग 5 किलोमीटर का देता है फ्रेंड्स, 5.89 इस तरह से देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आपको 5 ही देगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितना है, तो 5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 64 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 को देखिए। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी जो सिलाई उलाई वाला होता है फ्रेंड्स, आपका जो चलता है वहाँ पे, जो अपना जीविकोपार्जन के लिए वहाँ ग्रामीण महिला लोग जो चलाते हैं उद्योग, हौजरी जैसे सिलाई कटाई अगरबत्ती सब होता है फ्रेंड्स, उससे संबंधित है। तो कह रहा है पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर सिलाई कढ़ाई सब का काम ज़्यादा होता है? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ होता है, सॉरी 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना में। ठीक है, कहाँ, लुधियाना में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा पहाड़ी स्थित है? सवाल नंबर 66 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कार्डेमम हो जाएगा। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी। एक कार्डेमम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इलायची होता है। ठीक है, तो इसे कार्डेमम की पहाड़ी को जो इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका जानता है फ्रेंड्स, जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी है उसके दक्षिण भाग में स्थित है ये। तो भारत में सबसे दक्षिण भाग में कौन सा पहाड़ी स्थित है, तो आपका जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी उसके दक्षिण भाग में ये स्थित है फ्रेंड्स। और कार्डेमम मतलब इलायची होता है, तो कार्डेमम को इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ऑप्शन में अगर रहे फ्रेंड्स इलायची की पहाड़ी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ दे भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है, तो इलायची की पहाड़ी लिख देगा फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कार्डेमम के मतलब इलायची ही होता है। चलिए सवाल नंबर 67 को देखें कि भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? सभी जानते होंगे 26 जनवरी 1950 में। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 11वीं अनुसूची होगा 68 का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, सभी से मैं मिक्स करके दे रहा हूँ, कभी रुकमनी से भी देता हूँ फ्रेंड्स, और जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स वो सभी से मिक्स करके, जिसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है वही प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। सब तरह का प्रैक्टिस सेट करिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 69 का देखिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो क्या करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। 69 का क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। अगर पूछा जाए कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो भाग 2 में है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग कितना में है, 2, ये भी पूछा जाता है। तो भाग 2 में है जो नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कितना रहेगा फ्रेंड्स, तो 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, भाग 2 और 5 से 11 अनुच्छेद में आपको नागरिकता के बारे में जिक्र है, तो याद रखिएगा भाग 2 अनुच्छेद 11।
चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो कितना है, 36 से 51 होता है फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा, 70 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 तक। और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स, आप लोग जरूर याद रखिएगा। समवर्ती सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका जरूर याद रखिएगा, इससे कि 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? 71 का। तो किसमें होती है? पावरफुल कौन होता है? जिसका 3 अंग होता है फ्रेंड्स। 3 अंग किसका होता है? संसद का होता है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका संसद में, जिसे पार्लियामेंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें निहित होती है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए थी? तो आपको कृष्णकांत जी थे जो आपको उपराष्ट्रपति बने हुए थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 72 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 को देखते हैं कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए, ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध, तो क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद क्या करती है? इस्तीफा देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। अगला सवाल को देखते हैं कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना? 2, यानी 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 75 को देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि किसने कहा लोकमत न तो लोक है न ही मत है? तो ऐसा किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका आरसी गेटले ने कहा था कि लोकमत न तो लोक है न ही क्या है, मत है। किसने कहा था? आरसी गेटले ने कहा था। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सिंधु नदी जल विवाद है, तो किसके किसके बीच में है? 77 का भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 77 का। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें कि महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष किस महीने से प्रारंभ होती है? ये देखिए टॉप मोस्ट बहुत अच्छा सवाल है। जो महासभा का नियमित सत्र होता है वो प्रतिवर्ष किस वर्ष में प्रारंभ होती है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं 79 को। इसमें आपका सुमेलित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सुमेलित करना है कौन सा व्यक्ति है जो किससे संबंधित है। तो देखिए इसमें से जो आता है, देखिए इस टाइप का प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, तो जिसमें जो आता है फ्रेंड्स पहले आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर जो कहीं कहीं क्या होता है एक से ही पूरा पकड़ा जाता है, सभी ने आता है, तो देखिए हम इसको किस तरह से पकड़ सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जानते हैं फ्रेंड्स, पोखरण के द्वितीय परीक्षा नहीं करवाए थे। प्रथम बार कौन कराए थे फ्रेंड्स? तो इंदिरा गांधी कराए थे, लेकिन द्वितीय बार यही कराए थे। तो देखिए सी का 3 किस में आ रहा है, सॉरी सी का 2 किस में आ रहा है? देखिए तो सी में, इसमें आ रहा है फ्रेंड्स आपका सी नंबर में। देखिए सी का 2 बाकी किसी में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि एक भी अगर जो पता है तो वहाँ पकड़ लेंगे। तो चलिए मिला लीजिए फ्रेंड्स, ए का कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी पीवी नरसिम्हा राव क्या थे ये? इनका हो जाएगा पूर्व की ओर देखने की नीति थी। उसके बाद में क्या है? बी है, तो बी का क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो बी का 4 यानी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हो गया जो विशुद्ध गुट निरपेक्षता। ठीक है, अब बच गया फ्रेंड्स क्या? एक आपका राजीव गांधी, डी का, तो डी का क्या हो जाएगा 1। 6 राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण पहल किसने किया था? तो राजीव गांधी ने। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 6 राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण का पहल किसने किया था? तो राजीव गांधी ने। इस तरह से पकड़ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर आपका है एपेक की सदस्य संख्या कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। एक एपेक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक क्या होता है? APEC। ठीक है, एक एपेक होता है और एक क्या होता है? ओपेक होता है। तो दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, एपेक और ओपेक में आप लोग इसमें अंतर जरूर रखिएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं एपेक के बारे में पूछा रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि एपेक की सदस्य संख्या कितनी है? तो एपेक में जो सदस्यों की संख्या टोटल है फ्रेंड्स आपका 21 है। सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपेक का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है? एपेक का APEC। ठीक है, ए से हो गया आपका एशिया, पी से हो गया क्या चीज? पैसिफिक, और एपेक ई से फिर क्या हो गया फ्रेंड्स? तो इकोनॉमिक, और सी से कॉर्पोरेशन, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है, तो ए हो गया इसका फुल फॉर्म। तो एपेक का जो अगर पूछा जाए सदस्य संख्या तो कितना है फ्रेंड्स टोटल? तो 21 है। अब बच गया फ्रेंड्स आपका ओपेक।
ओपेक से 2 प्रश्न बनता है, दोनों को देख लें, पूछा जाता है। सबसे पहले तो ओपेक है जो क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में पूछा जाता है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए ओपेक का जो मुख्यालय है आपका वियना। वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। वियना है जो आपको कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, तो याद रखिएगा। तो ओपेक का, ठीक है, ओपेक का पूछेगा तब फ्रेंड्स, एपेक का नहीं, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना है, इसमें 14 है, ठीक है, इसमें 14 है। और एपेक में कितना बताया, 21 बताया, वो याद रखिएगा। तो ये इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो याद रखिए वियना है। और ये क्या है फ्रेंड्स, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, पी फॉर पेट्रोलियम, और ई फॉर एक्सपोर्टिंग, और सी फॉर क्या हो गया, कंट्री, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का फुल फॉर्म हुआ, जिसका मुख्यालय आपका ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स चलिए अब सामान्य विज्ञान से देखते हैं। सामान्य विज्ञान में इसको प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कैसा कैसा दिया है। सवाल नंबर आपका 81 से देखना है। सवाल नंबर 81 क्या है फ्रेंड्स, आप लोग के सामने है। इसका आंसर आप लोग करेक्ट करके देखिए कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्योंकि, इसका जो राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके हिमन की गुप्त उष्मा अधिक होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है। देखिए एक साथ नहीं पिघलता, धीरे धीरे पिघलता है। तो कारण क्या होता है कि इसके हिमन की जो गुप्त उष्मा होता है क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि एक साथ नहीं पिघलती है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, एक मिनट। अगला सवाल है कि एक झील में बर्फ की परत की मोटाई 10 घंटे में 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 घंटे में 20 सेंटी से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जाती है। यह 40 से 42 सेंटीमीटर होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर बढ़ने में कितना लग रहा है, 10 घंटा। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर होना चाहिए 40 से 42 हो रहा है, 2 सेंटीमीटर तो 20 घंटा होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आंसर आपका दे रहा है 40 घंटा, ठीक है। 82 का जो 40 घंटा दे रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। इसका सोल्व करके आप लोग भी देख लीजिएगा। सवाल एक बार बढ़िया से देख ले। मेरे हिसाब से तो 20 घंटा होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अगर दे रहा है 40 घंटा। अगर इसका सोल्यूशन आपके पास है फ्रेंड्स और इसमें कुछ आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक झील में बर्फ की परत की मोटाई 10 घंटे में, 10 घंटा में कितना, 20 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। 1 ही सेंटीमीटर बढ़ा है ना। अब तो कह रहा है 40 से 42 सेंटीमीटर होने में, ठीक है। 40 से 42 होने में तो 1 घंटा में 10, तो 40 से 42, तो इसमें दे रहा है फ्रेंड्स आपको 40 घंटा, नहीं मेरे हिसाब से 20 घंटा होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग भी। अगला सवाल है आपका कि साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या। बहुत अच्छा सवाल है ये, वैयक्तिकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण क्या है, तो वैयक्तिकरण हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रकाश की तरंगे होती है, तो प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पूछेगा कभी प्रकाश की तरंगे जो किसमें गमन करती है, तो अनुप्रस्थ तरंग में गमन करती है, ठीक है। तो प्रकाश की जो भी तरंग होती है वो क्या होती है, प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें। बहुत ही अच्छा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। इसका मैं सर्च करके भी देखा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट है। इसका ध्यान से सुनिएगा कि जो अपचायी ट्रांसफार्मर होता है, अपचायी ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है। तो देखिए अपचायी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टता की मात्रा में कमी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। जब वोल्टता की मात्रा में कमी होती है तो वृद्धि किस में होती है, तो धारा में, ठीक है, विद्युत धारा में वृद्धि होती है। बिल्कुल राइट आंसर ए होगा फ्रेंड्स। फिर से देख लें कि अपचायी ट्रांसफार्मर में हो सकता है सवाल पूछा जाए, अपचायी ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है, तो धारा में वृद्धि होती है और वोल्टता में कमी होती है। इसलिए 85 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा में वृद्धि होगा। तो याद रखिएगा वोल्टता घटता है। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। जब किसी नाभिक में एक बीटा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन हो गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात पर प्रभाव पड़ेगा। ये भी अच्छा सवाल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा 86 का। तो 86 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, अधिक हो जाता है, ठीक है। कह रहा है जब किसी नाभिक में एक बीटा कण उत्सर्जित होता है तो इसके न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन का अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके अनुपात में क्या होगा, तो एक आपका बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। चलिए अगला सवाल को देखें। अगला सवाल है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अंततः अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की वे किस प्रकार के लेंस का आवश्यकता होगी। देखिए सिंपल सा घुमाया है फ्रेंड्स, इसमें दिमाग लगाने वाला है। अनंत की बात कर रहा है तो हमको जितना तक दिखाई देता है पहले उतना दूरी का तो चश्मा लगा लें लेंस वाला, उसके बाद तो अनंत फिर दिखाई देगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो पकड़ने का है फ्रेंड्स कह रहा है कुछ एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करता है आपको, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। तो आपका तो ए आंसर तो आपका ऐसा ही गलत हो गया फ्रेंड्स, अब बच गया 3 गो। तो हमको देव कह रहा है फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर अधिक किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, तो हमको उतना ही चाहिए कि कौन सा लेंस चलेगी, तो 30 सेंटीमीटर अवतल वाला लेंस ही उसको चाहिए, तभी वो स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसको आवश्यकता यही है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल एक बार फिर से सुने कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की वे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो 30 सेंटीमीटर वाला लेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, और अवतल लेंस उसको चाहिए क्योंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इसमें ट्रिक भी बताए थे फ्रेंड्स, ऊ में क्या रहा है ऊ, यानी दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। अब कभी नहीं इसमें भूलाइएगा, तो बार मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग को याद हो जाए। मेरा काम यही है फ्रेंड्स कि आप लोग को किसी तरह से भी आपको याद करा दें ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन न हो। सवाल नंबर 88 को देखें कि ट्रायोड वॉल्व, ठीक है, ट्रायोड वॉल्व एक डायोड होता है फ्रेंड्स, एक ट्रायोड होता है। तो ट्रायोड वॉल्व में प्लेट परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा पर नियंत्रण रखता है। तो किस में करता है, नियंत्रण रखता है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहता है, कंट्रोल ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, इसमें खाली ग्रिड दिया है तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुन ले कि ट्रायोड वॉल्व में प्लेट परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा पर नियंत्रण रखता है। कौन सा रखता है फ्रेंड्स, तो आपका कंट्रोल ग्रिड है जो नियंत्रण रखता है। 89 को देखें कि एक घूमने वाले मंच पर हाथ फैलाकर खड़ा हुआ मनुष्य, हाथ फैला करके खड़ा है घूमने वाले मंच पर कोई मनुष्य, जब एकाएक अपने हाथ को सिकोड़ लेता है तो क्या होगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, अगर जो हाथ फैलाया हुआ है तो क्या है, उस पर कुछ हवा प्रतिरोध कर रहा होगा, रोक रहा होगा। ठीक है, जब हाथ मोड़ के बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसका मंच की गति तीव्र हो जाएगी। सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घूमने वाले मंच पर हाथ फैलाकर खड़ा हुआ मनुष्य जब एकाएक अपने हाथ सिकोड़ लेता है, जो हाथ फैलाया हुआ रहता है वो सिकोड़ लेता है तो क्या होगा, हवा का जो प्रतिरोध रोक रहा था वो तो कम जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या गति उसका मंच की तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर फ्रेंड्स आपका 90 का देखिए कि क्यूरी माप किसका है, तो रेडियोधर्मिता का माप क्या होता है, क्यूरी होता है। अगला हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 91 देखें। 91 नंबर सवाल क्या है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है। तो वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। और चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि ओलाइगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये पायला में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओलाइगोपायरिन शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, तो पायला में पाया जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि लाइकेंस में साइफेली समानार्थी भाग होता है। तो 93 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेलिसेड टिश्यू का होता है। जो लाइकेंस होता है उसमें साइफेली समानार्थी भाग होता है, वो किसका बना होता है, तो किसका होता है, तो पेलिसेड टिश्यू का होता है। अगला सवाल 94 को देखें कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जुड़ा रहता है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा ऑक्सीटोसिन फ्रेंड्स दूध के स्राव के लिए, जो गाय भैंस को भी लगाया जाता है जब दूध ना होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन एवं दूध के स्राव से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ठीक है, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है, इसको क्या कहता है, तो फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म। कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि बैक्टीरियोफेजेज बने होते हैं। बैक्टीरियोफेजेज किससे बने होते हैं, ये अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। बैक्टीरियोफेजेज पूछा जा सकता है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए सवाल बहुत अच्छा है।
बैक्टीरियोफेजेज बने होते हैं किसको, तो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, पक्षियों में यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ मददगार होता है। तो देखिए जो यूरिक अम्ल और यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ जो मददगार होता है क्या होता है, तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इसकी मदद होता है, तो अधिक पानी को बाहर निकालने में मददगार होता है। अगला सवाल को 98 को देखें कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक रसायन क्या है, सभी जानते हैं फ्रेंड्स, CFC। ये तो करीब करीब हर एक एग्जाम में पूछ ही देता है प्रश्न, सबको पता है फ्रेंड्स, सभी करके आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 98 का क्या होगा, गेस करें। सॉरी 98 का क्या होगा, तो देखिए 99 का क्या होगा फ्रेंड्स, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो 99 नंबर सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सैलिक्स परप्यूरिया का तैयार किया जाता है। किसका, सैलिक्स परप्यूरिया का तैयार किया जाता है। क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका सैलिक्स परप्यूरिया से तैयार किया जाता है। इसको और कहीं पे दिया विलो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, विलो इस तरह से रहेगा, विलो रहेगा कोष्ट में दिया हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कहीं कहीं पे विलो देता है, तो विलो सैलिक्स परप्यूरिया से आपका क्रिकेट का बैट तैयार किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, मैं इसका सर्च करके देख लिया हूँ, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इस सवाल का इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। पेब्रिन रोग होता है, तो देखिए पेब्रिन रोग किस में होता है, रेशम के कीड़ा में होता है। ये पेब्रिन रोग होता है जो आपका रेशम के कीड़ा में होता है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के रोग होते हैं रेशम में, उनमें से एक पेब्रिन रोग भी है जो रेशम के कीड़ों में होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेब्रिन रोग होता है किसमें, तो रेशम के कीड़ों में ये रोग होता है। सवाल नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 100 प्रश्नों का था फ्रेंड्स, और मैथ का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उससे मैथ से संबंधित 2-4 वीडियो जरूर मैं आप लोग को अपलोड करूंगा। जो प्रैक्टिस शीट में आया है उसमें जो पूछने लायक है, जो एक पैटर्न पर पूछा जाता है, उसका सोल्यूशन करके मैं आपको कल से प्रोवाइड करूंगा, उसका भी मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा फ्रेंड्स, और वेबसाइट पे जाकर के फ्रेंड्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जरूर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट उसे अवश्य देखिएगा। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट 10 डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है, तो वो उस पर भी जाकर प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।